वेलकम बैक। मैं लव के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट में जो भी क्वेश्चंस बने थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट का है उसमें आपके क्वेश्चन जो है रिपीट कई बार हो जाते हैं। ठीक है ना, और इनके जो क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उनसे आप उन क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं और 15 क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, या फिर ये बोल सकते हैं 16वां क्वेश्चन। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। मतलब एक स्कूल है ना, उसमें जो स्कूल है उसमें जो टीचर है या फिर जो भी है प्रिंसिपल है या फिर जो टीचर का जो स्कूल का जो मालिक है वो किस चीज़ को प्रीफ्रेंस देगा, टीचर कि एक टीचर में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो किन योग्यता को सबसे ज़्यादा ऊपर रखेगा, प्रायोरिटी देगा, आपको बतानी है। पहले समर्थी की टीचर कितनी जो टीचर जो मेमोरी है वो कितनी अच्छी है, मतलब रटने की क्षमता है ना, सीखने की क्षमता। दूसरी अनुशासित स्वभाव, वो कितना अनुशासन में रहता है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति और फोर्थ है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो यहाँ पर ठीक होगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति कैसी है एक टीचर की। ठीक है, ये आपके 2012 क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सी दे रखा है आपका। ठीक है ना, सी टेट का। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। अब वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोनिका को पहले छोटा कर लेते हैं इसे। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि वो आंसर शायद बता दे, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। अब वो उसको स्कैप फोल्डिंग दे रही है। ठीक है ना, अब वो प्रश्न के शब्दों को बदल रही है ताकि बच्चा जो है आंसर दे सके। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति है प्रदर्शित करती है। अब क्या प्रदर्शित कर रही है आपको वो बताना है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी कि राधिका और उलझ जाएगी, इसलिए इससे बोलती कि तुम रहने दो, मैं किसी और से पूछ लूँगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के अयोग्य, मतलब योग्य नहीं है, मतलब अयोग्य है। तो ऐसा भी गलत है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है आपका, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी गलत है। ऐसा दोनों ही चीज़ नहीं है, ऐसा टीचर नहीं सोच रही। थर्ड ऑप्शन आपका अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। जो टीचर है शायद वो अपने राधिका, हाँ, तो यहाँ पर जो है अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। और फोर्थ ऑप्शन है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। उस टीचर ने यह माना था कि जो लड़कियां होती हैं वो जो है सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि लड़कियां कमज़ोर होती हैं पढ़ने में, क्योंकि वो घर का काम करते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसने मिथ बना रखा है जो टीचर है, इसलिए उसने राधिका की बात को नहीं सुना और तुरंत ही मोहन के पास चली गई उसी क्वेश्चन को लेकर। और जब उसने देखा मोहन प्रयास कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसने जो टीचर है मोनिका, उसने अपने क्वेश्चंस के शब्दों को बदल दिया ताकि बच्चा और अच्छी तरीके से समझ पाए क्वेश्चन को और तुरंत जवाब दे दे। तो जो ये चीज़ क्या दर्शा रही है, लिंग भूमिका को दर्शा रही है जो रूढ़िबद्धता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो बताना, जो वंचित बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई हैं, जो सेवाएं सरकार द्वारा दी जा रही है वो सेवाएं उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाई हैं और वो इस विद्यालय नहीं आ पा रहे, ठीक है, किसी भी कारण से, तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे वो बच्चे इसको स्कूल में आने के लिए प्रेरित हो। तो पहला ऑप्शन आपका बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5, मतलब 5 रुपये देना शायद। तो यहाँ पर 5 देना, तो शायद 5 रुपये होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना, आपका आवासीय विद्यालय ज़्यादा अच्छा है। आप आवासीय विद्यालय खोलोगे ताकि बच्चे को दूर भी नहीं जाना पड़े, उसके पास रहेगा विद्यालय। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्कूल किसी किसी एरिया में 6 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं 7 किलोमीटर की दूरी में, तो हमारे बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रामीण एरिया में, तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो बच्चे को स्कूल भेजा ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, कि विद्यालय में बच्चे को आने नहीं दिया जा रहा किसी भी कारण से, पेरेंट्स ही नहीं आने दे रहे, तो इसे कानूनी अपराध बनाया जाए, ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है कि स्कूल ही आप इतने पास बना दो कि पेरेंट्स को मना ना कर पाएँ। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को
नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो एक व्यक्ति कितने घरों के बच्चों को ला सकता है, इतना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है सिर्फ वही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। और सफल समावेशन को किस चीज़ की आवश्यकता होती है आपको बताना। देखो, समावेशी शिक्षा वो है जिसमें सभी व्यक्ति, चाहे वो विशेष बच्चा हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, चाहे एक नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति से आता हो, हम सभी को एक साथ क्लास में बैठा के पढ़ाएंगे। इसी को हम समावेश बोलते हैं, कि जो शिक्षा है वो सभी तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पहला, अच्छा सिवाय किस किस क्या क्या चीज़ आवश्यकताएं हैं सफल समावेशन के लिए, और जो आवश्यक नहीं है आपको वो बतानी है। मतलब 3 आवश्यक हैं, एक नहीं है। पहला ऑप्शन है क्षमता संवर्धन, क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, टीचर है ना सेंसिटिव होना चाहिए टीचर। फोर्थ ऑप्शन अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर पृथक्करण है ये नहीं होना चाहिए। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। अब अलग अलग ये क्या कर रहे हैं, या तो बच्चों को अलग अलग बैठा रहे होंगे, ठीक है ना, कि कैटेगरी में बांट दिया बच्चों की, ये इस एज के बच्चे हैं, इनकी बुद्धि बुद्धि इतनी है, या फिर कोई बच्चा कमज़ोर है, या फिर कोई बच्चा इस वर्ग से आता है। अलग अलग पैमानों को लेकर बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, ये इस चीज़ को संदर्भित कर रहा है जो थर्ड ऑप्शन है, पृथक्करण कर देना। तो जो पृथक्करण है ये सफल समावेशन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं वाला पूछा था वो आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है। मतलब जो आपके को स्कोलास्टिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, और आपकी जो स्कोलास्टिक एक्टिविटी होती है, मतलब स्कोलास्टिक में आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ आती हैं, और जो को स्कोलास्टिक होती है उनमें आपकी आती हैं एजुकेशन, मतलब किताब कोई भी पढ़ाई लिखाई से अलावा, चाहे वो पेंटिंग करना हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, चाहे आपका आर्ट वर्क हो या क्राफ्ट वर्क हो, या फिर आप किसी गेम में अच्छे हो, स्पोर्ट में अच्छे हो, तो उन चीज़ों के बारे में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या बोला कि तुमने पर, अच्छा, यदि आपका निष्पादन इन क्षेत्रों में अच्छा होगा तो उसकी सहायता से वो हेल्प करते हैं आपके पढ़ाई में भी। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो बच्चे खेलकूद में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो शैक्षिक क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, मतलब एजुकेशन में भी अच्छे होते हैं। और जो बच्चे खेल कूद में ही नहीं भाग लेते, दूर रहते हैं इन चीज़ों से, वो पढ़ाई में भी निराश से रहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ बताना सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, बढ़ाने का औचित्य। ऐसा करने से शैक्षिक क्षेत्रों में भाग लेने से बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ाने का, इसका औचित्य स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है आपको बताना। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका यह है हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। थर्ड ऑप्शन आपका यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्यकृत मतलब जो बच्चे बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं एजुकेशन, ठीक है ना, विद्यार्थियों के लिए है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा। यह हाथ से किए जाने वाले काम के प्रति सम्मान को विकसित करता है, ये भी नहीं है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है, और जो हाशिए पर पहुँच गए विद्यार्थी उनकी सहायता करता है या फिर उनको लाभ पहुँचाने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता कुछ के अंतर्गत आपका कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है क्लास का, और कोई बच्चा किसी स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई किसी जो क्राफ्ट वर्क है उसमें अच्छा हो सकता है। तो आप उसको पढ़ाई करने के लिए जो है बाध्य ना करें। इससे अच्छा ये होगा कि बच्चे को जिस भी चीज़ में अच्छा है उसको उसमें आगे बढ़ाएं, उसमें उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। और जब वो उस चीज़ को खुल के करेगा तो उसमें तो आगे बढ़ेगा, साथ साथ वो पढ़ाई में भी ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बस आपको निर्देशन देना है बच्चे को, मतलब गाइड करना है बच्चे को कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूरी होना चाहिए, और डैश का डैश की जरूरी होना क्या चाहिए आपको उसमें बताना। तो देखो, हम विद्यार्थियों के बारे में लिखने हैं, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना कि बच्चे के बारे में हमें पोर्टफोलियो एक टीचर तैयार करता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का बहिष्करण जरूरी है, तो ये तो गलत है, बहिष्करण मतलब विद्यार्थी हो ही ना। सेकंड ऑप्शन अन्य शिक्षकों, देखो शिक्षकों की बात नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी हो। आप यदि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिख रहे हो तो, या फिर आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऑब्जर्वेशन तभी पूरा हो पाएगा जब वो जो व्यक्ति है वो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना।
कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता और आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो थर्ड होगा। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आते हैं। आप जो ऑप्शन है वो पुट करके देखिए, जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होता है। कि आप किस किस विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण उसकी हमें किन आवश्यकता को लिखना है, किन ज़रूरतों को नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमें किन मेथड्स का यूज़ करना है ताकि हम जो पोर्टफोलियो उसमें जो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा और सही से सही जो सही इन्फॉर्मेशन बच्चे की लिख सकें, ठीक है, जो पोर्टफोलियो उसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, मतलब अंतर विषय मतलब एक विषय के की सहायता से या एक विषय के अंदर आप दूसरे विषय को पढ़ा रहे हो। जैसे यदि आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो इतिहास में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो मैथमेटिकल के थ्रू बनी गई हैं, ठीक है। जैसे क्यूब का यूज़ किया गया है बहुत जगह, आपने पिरामिड्स देखे होंगे। तो हम इतिहास के थ्रू मैथ के भी कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यदि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही पढ़ाओ, लैंग्वेज में आप किसी किसी साइंस का जो है सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। जैसे कि आप इंग्लिश में ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपके साइंस के टॉपिक दिए गए हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो ये भी आप अंतर विषय कर रहे हो, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो। यदि आप आप यदि भूगोल पढ़ा रहे हो तो भूगोल में आप हिंदी में, यदि आप भूगोल पढ़ा रहे हो तो भूगोल में आप क्या कर सकते हो, यदि आपको हिंदी के ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो भूगोल में जो भी है क्रिया है विशेषण है इन सबको बता सकते हो बच्चों को। तो मतलब एक सब्जेक्ट के थ्रू आप दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकते हो। कुल मिला के बात ये है यहाँ पर। तो इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो किस चीज़ में होता है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रक्रमणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है। ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर को आप एक कॉन्सेप्ट से ही नहीं देख रहे। जैसे आप अगर यदि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री में आपका मैथमेटिकल चीज़ें भी आती हैं कि इस टाइम पीरियड में ये हुआ, वहाँ पर आपका मैथमेटिकल चीज़ आ गई, इस व्यक्ति ने ये बनवाया, इतने सालों में बना, है ना। जब आप उस इमारत को देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर कितना मैथमेटिकल चीज़ का यूज़ किया गया है, पत्थरों को कितने अच्छे सीक्वेंस से लगाया गया उस वक्त, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप ग्रामर की चीज़ें भी बता सकते हो उसी चैप्टर में हिस्ट्री के, कि यहाँ पर देखो ये विशेषण है, ये सर्वनाम है, ये आपके क्रिया विशेषण है। तो एक ही चैप्टर से आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्टों को। तो ये बहुत संदर्भ में आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना, और उससे ज्ञान ले रहे हो। तो यहाँ पर जो सब बेस्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका, प्रक्रमणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रक्रमण जो परंपरागत है और उन्हें पाठ्यचर्या में मतलब ऐड करना चाहिए, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, क्या बोल गया पता नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और सही है, और जो आपके फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। मतलब टीचर ऐसी तीन चीज़ें तो करेगा, तीन ऑप्शन तो करेगा जिससे समस्या जो है आसानी से समाधान हो पाएगा उसका, लेकिन एक चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या नहीं करेगा, पहला ऑप्शन आपका, मुक्त खेल के लिए समय देना। मुक्त खेल के समय देना। सेकंड ऑप्शन आपका, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो असीमित अवसर उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा, क्योंकि असीमित अवसर तो आप यदि एक बच्चे को दोगे तो और भी तो बच्चे हैं, आप किस किस को असीमित अवसर दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा 2012 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे विद्यार्थी जो संवर्धी ज्ञान मतलब वृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें ज्ञान में वृद्धि करनी है ना, और उसमें आगे बढ़ना है,
उनके पास होता है, उनके पास क्या होता है? नैपुण्य अभिविन्यास होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं, यदि यहाँ पर डिफाइन किया जाए तो जो ये वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को आपको पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़े, है ना। कुल मिला के बात है चाइल्ड सेंटर्ड है, तो आप बच्चे के लिए हर वो प्रयास करोगे ताकि बच्चा का मन पढ़ाई में लगे, ठीक है ना, वो स्कूल में आए और पढ़े। फर्स्ट ऑप्शन आपका, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना, है ना, स्वागत करना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। सेकंड ऑप्शन है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, कि वो अपने समाज में, मतलब जिस समाज से आते हैं प्रत्येक समाज का बच्चा अलग अलग समूह बनाएगा। यदि कोई इस समाज से आता है तो एक समाज के व्यक्ति बच्चे जो है अलग बैठेंगे, दूसरे समाज के बच्चे अलग बैठेंगे, तीसरे समाज के बच्चे अलग बैठेंगे, और इस तरीके से बच्चे ग्रुप बना सकते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। असकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये सही होगा। सकारात्मक अंत कहानी वाली, मतलब अंत कहानी वाली, जो अंत वाली कहानियाँ एक टीचर सुनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा, और सभी ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? देखो, नर्सरी क्लास की बात हो रही है, या फिर आप किंडरगार्टन की तो हम बात नहीं करेंगे। यदि नर्सरी की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा सबसे जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है वो किसके पास होता है? वो अपने पेरेंट्स के पास होता है। तो यहाँ पर जो आपकी थीम होगी मेरा परिवार, वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ये। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, कौन सा सही कथन है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटि को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल रही। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका, पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर सुधारेगा यदि बच्चे गलती कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से सुधारे वो टीचर पर डिपेंड करता है। और थर्ड ऑप्शन आपका, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत, ध्यान देगा। फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको गलत है। तो यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन बैठ रहा है वो आपका सेकंड बैठ रहा है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटि को सुधारने योग्य नहीं है, मतलब सभी बच्चे यदि 15 गलती कर रहे हैं, 30 में से 45 में से 15 गलती कर रहे हैं बच्चे, या 10 गलती कर रहे हैं, और वो टीचर जो है उन 10 गलतियों को भी सुधारने में सक्षम नहीं हो पा रहा, बच्चों को नहीं समझा पा रहा कि तुम ये गलती क्यों कर रहे हो, या तुम क्यों यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना, मतलब अपनी जो नॉलेज है उसको बच्चे के सामने परोस नहीं पा रहा, तो वो टीचर सक्षम नहीं है, और शिक्षा जो है वो असफल रही है, ठीक है। तो बच्चा सफल नहीं रहा यहाँ पर शिक्षा असफल रही है, स्कूल असफल रहा है बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराने में, क्योंकि बच्चा तो बैठा था यार, आपको आना चाहिए कि बच्चे के सामने आप किस तरीके से रख पाओगे जो नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्यतः समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सी विशेषता समस्या समाधान का आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। आपको देखो संकेत दे देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे कि यदि आपको बता रखा है कि ए बी किसी काम को, यदि ए बी से दुगना काम करता है, और बी जो है ए और सी से इतने तिगना काम करता है, और ए और सी का रेशियो ये दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो हिंट दे रखा है समस्या के अंदर वो यहाँ पर ये दे रखा है, ए और सी किसी काम का जो ए और सी का जो रेशियो वो ये दे रखा है, ठीक है। तो आप जब आपको ये तो हिंट दे दिया, और इस हिंट की हेल्प से आप जो है इनका जो वर्क है वो निकाल लोगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी कितना करेगा, और ए मतलब जो यहाँ पर सी है, ए प्लस सी जो सी है वो कितना काम करेगा। तो हर समस्या के अंदर जो है समाधान के लिए कुछ चिन्ह दिए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। यदि यहाँ पर चिन्ह नहीं दिए जाएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन है वो इनएप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के
जैसे 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। मैंने इसी चैनल पर इसके साथ-साथ जो भी पेडागोजीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ताकि जिससे आप जो अपना जो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।